बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसने ठोकरों से चलना सीखा हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेनेटिक्स स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स यहाँ पर देख रहे हैं। जेनेटिक्स को हम आनुवांशिकता कहते हैं। जेनेटिक्स एक ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आनुवांशिकता किसको कहते हैं, तो आनुवांशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। ये डिफिनीशन हमें इस जगह पर ला करके रोक देती है कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। अगर हम आनुवांशिक लक्षण को आसानी से समझ लें तो जेनेटिक्स मीन्स आनुवांशिकता हमारी समझ में आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं। तो जेनेटिक्स जो कैरेक्टर्स होते हैं आर दोज कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो ये सभी लक्षण जो है क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण या जेनेटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आनुवांशिकता की नींव किसने डाली, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकता का जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो डब्ल्यू वेटसन को कहा जाता है। उसके बाद में फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन है। टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन है, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जेनेटिक्स वर्ड क्वाइंड बाय डब्ल्यू वेटसन इन 1905। मीन्स 1905 में डब्ल्यू वेटसन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद में हम बात करें, अगर अभी आपको हम बता चुके हैं कि जेनेटिक्स या आनुवांशिकता किसको कहते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से जेनेटिक्स कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं किसका स्टडी करना हो, जो है जेनेटिक्स कहलाता है हेरिडिटी और वेरिएशंस का। मीन्स हेरिडिटी और वेरिएशंस का जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हेरिडिटी, जिनको हम वंशानुगत या आनुवांशिक लक्षण आप कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग। मीन्स जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का, जो जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी समझ में आया। हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, क्या कहते हैं उसको, हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशंस की बात करें, वेरिएशंस को आप सरल शब्दों में चाहें तो समझ सकते हैं भिन्नता। यहां पर देखें इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज बट हैव सम डिफरेंसेज और वेरिएशंस। मीन्स प्रत्येक जीवधारी जो होता है वह अपनी प्रजाति या अपनी जाति से मेल खाता है, अपनी ही जाति जैसा ही उत्पन्न होता है या अपनी संतति को अपनी जाति जैसा ही उत्पन्न करता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेज होते हैं और उन्हीं डिफरेंसेज को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो मानव जाति है वो मानव जाति की जो संतानें होंगी वो मानव जैसी ही होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक पेरेंट्स के 4 संतानें हों और उस चारों जो संतानें हैं वो अपने माता पिता से मेल खाएं, ये जरूरी नहीं होता है। अपने माता पिता जैसी ही होंगी, उनके 2 आंखें, 2 हाथ, बालों का आकार, त्वचा का रंग, इन सारी चीजें मैच कर सकती हैं, लेकिन सेम हूबहू सभी संतानें या चारों संतानें एक जैसी नहीं होती हैं। ये उन्हीं में जो भिन्नता उत्पन्न होती है उन्हीं को हम वेरिएशंस कहते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम कहें कि एक पेरेंट्स के 4 संतानें हैं, एक पेरेंट्स के 4 संतानें हैं। अब यहां पर देखेंगे कि अगर 4 संतानें हैं तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। इन चारों में ऐसा तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ लक्षण अपने जनक से इन्होंने ले रखे हों,
लेकिन इनमें आपने भिन्नता जरूर देखी होगी कि अगर इसका नाम ए है तो इसमें कुछ भिन्न होता है, तभी तो आप इस नाम से पुकारते हैं। कभी ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि अगर ये इसका भाई है तो इसी से मैच कर रहा है हूबहू, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती। यही भिन्नताएं जो इंडिविजुअलिटी में पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पौधा आपने लगा रखा है, वो भी आम का ही है, तो अब किसी आम के पेड़ में अगर 2 शाखाएं हैं तो उससे जो उत्पन्न जो पौधा होगा उससे जरूरी नहीं है कि 2 ही शाखाएं निकले, 3 शाखाएं निकल सकती, 4 शाखाएं निकल सकती हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें और इसमें ये दोनों, ये भी वही स्पीशीज है और ये भी वही स्पीशीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस दिखे, यही भिन्नता वेरिएशंस कहलाती है। अब हम बात करें, यहाँ पर हम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर जेनेटिक और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, मीन्स जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं उन्हीं को हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं और उन्हीं को क्या कहा जाता है, ट्रेड्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, इस प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे इतने चाहे जो भी लक्षण हो, अगर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, देन यू कैन से, क्या कह सकते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर कह सकते हैं। मीन्स जेनेटिक कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम कहां पर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी, जनरेशन टू जनरेशन। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं या हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं या ट्रेड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेंडल ने जब यहाँ पर अध्ययन किया तो मेंडल से जब पूछा गया कि किस प्रकार से अब कह सकते हैं कि यह लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में जाते रहते हैं, तो मेंडल ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई तो ऐसी चीज होती है जो बिना बदले पास डाउन होती है, जो बिना बदले पास डाउन होती है, कहां पर, अगली पीढ़ी में। तो वहां पर मेंडल ने उन सेगमेंट या उन भाग को क्या कह दिया, फैक्टर्स नाम दिया। क्या नाम दिया, फैक्टर्स नाम दिया, जिनको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले फैक्टर कहा गया फिर जीन कहा गया, तो जीन का नामांकरण या जीन नाम किसने रखा, तो जीन यहां पर देख रहे हैं, जीन कहते हैं किसको हैं, अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहां पर देखिए जो एक सूक्ष्मतम या छोटी सी इकाई होती है जो क्या करती है, जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यहां पर देखें इनहेरिटेंस और क्या, अपीयरेंस को, अपीयरेंस के लिए जिम्मेदार होती है, किसके, कैरेक्टर, लक्षणों को, तो उसको क्या कहा गया है, जीन कहा गया है। मेंडल ने लेकिन जीन नहीं कहा था, मेंडल ने उन लक्षणों को, उन यूनिट्स को क्या कहा था, फैक्टर कहा था। फिर जॉनसन ने 1909 में इसे जीन्स का नाम दिया। किसने, जॉनसन ने 1909 में जीन्स का नाम दिया। अब देखिए उसके बाद में हम बात करें कि होमोजाइगस किसको कहते हैं, हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं, फिनोटाइप किसको कहते हैं, जीनोटाइप किसको कहते हैं। तो होमोजाइगस को आप समयुग्मजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समयुग्मजी कह सकते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी का मतलब होता है कि जो भी जोड़े में जीन्स दिए गए हैं वो समान हों। क्या हो, समान हों। जैसे यहां पर देख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां पर जोड़े में जो जीन्स दिए गए हैं दोनों समान हैं, तो यहां पर जो जाति अगर पूछी जाए तो समजात है कि नहीं, ये भी टी है कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, तो समजात हो गया। तो ऐसे जाइगस को, ऐसे जाइगोट को हम होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। इसको हिंदी में समजात कहा जाता है। क्या कहते हैं, समजात या समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं, समयुग्मजी, जिसमें जोड़े में जीन्स जो है समान हो। यहाँ पर भी देखिए स्मॉल टी है लेकिन जोड़े में समान है, तो इसको भी क्या कहा जाता है, समयुग्मजी कहा जाएगा। अब विषमयुग्मजी किसको कहते हैं, विषमयुग्मजी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, एक कैपिटल टी बना दिए, एक स्मॉल टी बना दिए, देखिए विषम हो गया कि नहीं हुआ।
तो इस प्रकार के जाइगोट को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। जो युग्मज बना हुआ है वो विषम प्रकार का है, विषम जीन है। अब इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, वेटसन ने किया था। किसने किया था, वेटसन ने किया था। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी समझ में आया। जैसे एक्स एक्स क्या है, समयुग्मजी है, एक्स वाई क्या है, विषम युग्मजी है। अब उसके बाद में हम फिनोटाइप की बात करें। फिनोटाइप का मतलब ही होता है जो हमारी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, जो हमारा अपीयरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अगर हम कहें कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो इससे पौधा लंबा होगा। क्या होगा बेटा, लंबा होगा। लेकिन यहां पर क्या हमने लंबा लिख रखा है, नहीं लिख रखा है। तो कैसे पता चल रहा है, ये जीन्स बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, जीन्स बता रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रदर्शन को अगर हम कहें तो जीनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। लेकिन अगर हम कह दें ये पौधा लंबा है, और लंबा ये हम लिखें क्योंकि लंबा हमें दिखाई देता है, डबल कैपिटल टी डबल स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हमने अभी कहा कि फिनोटाइप लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारी फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है। तो डबल कैपिटल टी जो आपको दिए गए ये पौधे में दिखेंगे, पौधे में नहीं दिखेंगे, तो ये हो जाएगा जीनोटाइप। और जो हमें पौधे में दिखे यानी कि लंबाई दिखेगी तो हो जाएगा फिनोटाइप। अब देखिए अगर हम दूसरा एग्जांपल बात करें तो यहाँ पर कैपिटल टी है और यहाँ पर स्मॉल टी है। अब देखिए पौधा तो आपको लंबाई दिखेगा ना, लेकिन अगर हम जीन देकर बताएंगे तो कहेंगे ये जीनोटाइप कैरेक्टर है। क्या है, जीनोटाइप कैरेक्टर है। और लंबा कहा जाए तो ये फिनोटाइप लक्षण है, फिनोटाइप कैरेक्टर है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है फिनो को आप समझ लीजिए काया से, शरीर से। शरीर जो आपको दिखे बाहर से तो वो फिनोटाइप लक्षण हो जाएगा। जैसे त्वचा का रंग, बालों की संरचना, और उसके पौधे की लंबाई, बीजों का आकार, ये जो हमें दिखते हैं ये फिनोटाइप लक्षण कहलाएंगे। अब अगर डबल कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ये सभी कौन से लक्षण हो जाएंगे, जीनोटाइप लक्षण हो जाएंगे। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो शब्द का नामांकन या शब्द का प्रयोग था वो किसने किया था, जॉनसन ने किया था। किसने किया था, जॉनसन ने किया था। किस सन में, 1909 में। अब देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि मेंडल का जो जन्म था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो मेंडल कौन थे, कहाँ रहते थे, इन्होंने क्या क्या किया। इसी के साथ में एक ये शब्द समझ लीजिए, हाइब्रिड विग्योर। देखिए हाइब्रिड विग्योर को हम हिंदी में संकरोज कहते हैं। क्या कहते हैं, संकरोज कहते हैं। संकरोज का मतलब ही होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कि किसी भी यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनमें अगर अच्छे लक्षणों के जीन्स मौजूद हैं और वो लक्षण एक एक जीन्स पर जिम्मेदार हैं, तो वो जीन्स निकल करके अगर देखिए एक लक्षण माता में एक लक्षण पिता में अगर गुड कैरेक्टर रखने वाला है और वो दोनों लक्षण गुड कैरेक्टर इकट्ठा होकर के किसी संतति में चले जाते हैं, तो वो संतति एक क्या हो जाती है, बेस्ट हो जाती है। और जब वो बेस्ट बन जाती है तो एक अजीब या कह सकते हैं स्ट्रांगली एक पावर क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड विग्योर। हाइब्रिड विग्योर, हाइब्रिड विग्योर में कभी कभी होता क्या है कि हमें रोग देखने को मिल जाता है, यानी कि जो रोग के लिए डोमिनेंस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर रोग के लिए डोमिनेंस हो जाते हैं और जब वो जोड़ी में आ जाएंगे तो डोमिनेंस हो जाएंगे। अगर सिंगल पेरेंट्स में पड़े हुए हैं तो रिसेसिव इन कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो कह सकते हैं अगली पीढ़ी में जाते हैं और एक माता का रिसेसिव और एक पिता का रिसेसिव आएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो डोमिनेंस हो जाएगा। इस दशा में आप देखेंगे तो वो विग्योर यहाँ पर जो है वो विग्योर करेगा, मतलब एक पावरफुल के साथ में लक्षण दिखाएगा, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड विग्योर। इसके बारे में अगर जो है विस्तार में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो ये कहाँ रहते थे, ये ऑस्ट्रिया देश में रहते थे। सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो है
एक पेशे से एक चर्च के पादरी थे। अगर इनके हम शुरुआत में बात करें कि इनका सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसे आप देखे होंगे इनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है एंटोन मेंडल था। लेकिन इनको ग्रेगर जॉन मेंडल क्यों कहा गया? क्योंकि इनको एक कह सकते हैं कि विद्वान विधि या जो यहाँ पर दीक्षा या एक प्रकार से एक विशेष गुण के कारण जो है इनको एक उपाधि दी गई थी ग्रेगर की, इसीलिए इनका नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल पड़ा। सर ग्रेगर जॉन मेंडल के पिता का नाम एंटोन मेंडल था और यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक चर्च के पादरी थे और इन्होंने अपने चर्च में अपने जो है एक बगीचा लगा रखा था जिसमें बहुत सारी वनस्पतियां, साग सब्जियां जो है उगा रखी थी। वैसे तो अगर देखा जाए तो इनको जो है प्रकृति नेचुरल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा रुचि थी और ये एक ये कह सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक गणितज्ञ, क्योंकि इन्होंने जितने भी अपने रिकॉर्ड्स दिए हैं वो मैथमेटिकल तरीके के दिए हैं, तो ये कारण एक आगे बन चुका था कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर पूछा जाए मेंडल कौन थे, तो मेंडल जो है एक चर्च के पादरी थे। कहाँ रहते थे? ऑस्ट्रिया देश में रहते थे, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में रहते थे। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे नियम प्रतिपादित किए जिनको जो है मेंडल लॉ के नाम से जाना जाता था। मेंडल के जो नियम हैं वो प्रमुख नियम 3 थे, जिन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 लॉ थे जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किए तो इसमें जो है प्रतिपादित कराएं, लेकिन 1900 तक किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। सन 1900 तक इनके सिद्धांतों पर, इनके नियमों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि ये एक बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने मैथमेटिकल कह सकते हैं फिनोमेनन का उपयोग कर दिया था, तो लोगों ने समझा कि जो है ये टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, इन्हीं के समकालीन जो है डार्विनिज्म या डार्विन का नाम आपने सुना होगा, जिस समय ये मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। देखिए, अगर पूछा जाए कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस पौधे का उपयोग किया, तो उन्होंने गार्डन पी का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? गार्डन पी का, गार्डन पी का, जिसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम पाइसम सैटाइबम होता है। क्या नाम होता है? पाइसम सैटाइबम। ये पाइसम सैटाइबम में देखा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। पाइसम सैटाइबम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, जिसको हम 7 पेयर में कह सकते हैं, 7 जोड़े में कह सकते हैं। सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जो लकी नंबर वो 7 ही था, वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो भी 7 ही थे। और यहाँ पर इनके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जो था वो 7 पर भी एक जीन्स मौजूद था। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि 1900 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 16 वर्ष बाद 1901 में फ्लोरा के खंड 89 के भाग 364 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो मृत्यु इनकी किडनी डिसीज के कारण हुई थी। किडनी में समस्या होने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी और वो डिसीज थी ब्राइट डिसीज। उसके बाद में यहाँ पर आगे हमने बताया था, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, लिखा है मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट ओवर सक्सेसिव जनरेशन कॉल्ड फैक्टर्स और जीन्स। क्योंकि पहले भी हमने कहा था कि इन्होंने जिसको फैक्टर कहा था तो शुरुआत में जवाब नहीं दे पाए थे। इनसे जब पूछा गया कि आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, तो इन्होंने कहा कुछ तो ऐसा है जो बिना बदले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास डाउन होता चला जाता है। लेकिन जिस समय ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बता रहे थे, उस समय डार्विन ने भी जैव विकास के बारे में बहुत सारी ख्यातियां प्राप्त की थी
और उन्होंने उसी दरमियान बता दिया था कि मनुष्यों की जो उत्पत्ति है वो बंदर से हुई है। अब जब लोगों ने इस बात को सुना, क्योंकि पहले के लोग जानते थे कि मनुष्य जो है वो ब्रह्मा या विष्णु के भाग हैं, उनके अंगों से उत्पन्न हुए हैं, तो जब डार्विन ने कहा कि मनुष्य जो है वो बंदर से जन्मा है या बंदर से उसका विकास हुआ है, तो लोगों ने भीड़ लगा दी या सारा का सारा ध्यान जो है डार्विन के सिद्धांतों पर चला गया। और इन्होंने जो बताया कि मटर के पौधे लंबे थे, बीज झुर्रीदार थे, हरे पीले, इन पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे बड़ा कारण डार्विनिज्म था। उसके बाद में हम बात करें कि इन्होंने जो मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि अभी हमने कहा कि इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने मटर के पौधे पर किए, तो मटर के पौधे पर ही अपने एक्सपेरिमेंट क्यों किए? क्योंकि इसका लाइफ स्पैन, जीवन काल जो था वो बहुत ही छोटा था। अगर हम कहें कि मनुष्य का जीवन काल अधिकतम कितना होता है, 60 से 120 100 साल तक, नॉर्मली एवरेज बात करें 80 साल, तो अगर किसी ऐसे पौधे को ले लेते जिसका जीवन काल 10 साल का होता, वो 10 साल में रिजल्ट देता, तो अधिक से अधिक मेंडल कितना बार? 8 बार एक्सपेरिमेंट कर पाते, और हमें सही परिणाम के लिए अधिक से अधिक बार एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो कम लाइफ स्पैन के लिए ये लगभग 2 से 3 या 4 महीने में ही पक करके तैयार हो जाती थी। तो सबसे बड़ा जीवन काल का कारण था, जिसलिए मेंडल ने इसको चुना। उसके बाद में यहाँ पर बाइसेक्सुलेट, यानी कि मटर का जो पौधा था उसमें जो पुष्प होते थे वो द्विलिंगी भी थे, तो द्विलिंगी पुष्प के कारण भी जो है इसको चुना गया। क्योंकि अगर हम चाहें तो इसमें स्वपरागण, क्योंकि मोस्टली इसमें स्वपरागण ही होता था, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता था, तो बाइसेक्सुलेट होने के कारण जो है और सेल्फ पॉलिनेशन के कारण ही इसको चुना गया। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम तरीके से इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था। ये सारी व्यवस्थाएं इसमें उपस्थित थी। तो इन सब कारणों से मटर के पौधे को मेंडल ने चुना। उसके बाद में यहाँ पर इसके पौधे को आपने ध्यान से देखा होगा कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भेजे हैं। सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें वेरिएशंस थे। कोई मटर का पौधा लंबा होता था तो कोई मटर का पौधा छोटा होता था। किसी के बीज जो है गोल होते थे तो किसी के बीज झुर्रीदार होते थे, किसी के पॉट्स ग्रीन होते थे तो किसी के पीले होते थे, किसी का बीज हरा होता था तो किसी का बीज पीला होता था। इन सारे वेरिएशंस के कारण ही जो है मटर के पौधे को चुना गया। उसके बाद में हम बात करें कि ये फेल मीन्स लोगों ने जो है इसको क्यों नहीं ध्यान दिया, हिडन रहे, क्यों छिपे रहे, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि डार्विनिज्म के कारण, क्योंकि डार्विन भी उस समय खोज कर रहे थे जैव विकास के बारे में। तो जैव विकास चूंकि उस समय ऐसे ऐसे खोजों के बारे में बता दिया कि मनुष्य का या इस तरह के जानवरों का विकास बंदरों से हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा रुचिकार बन गया, जिससे कि इनके सिद्धांतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कम्युनिकेशन का। पहले तो इंटरनेट था ही नहीं, ना ही तो पहले जो है इतने सारे जो है कह सकते हैं ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट थे, तो कम्युनिकेशन जो है इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, संचार इतना ज़्यादा तीव्र नहीं था जिससे कि लोगों में प्रचार हो सके, ये सूचना पहुंच सके। तो सबसे बड़ा कारण ये भी था। उसके बाद में क्योंकि ये एक बायोलॉजिस्ट थे, लेकिन मैथमेटिक्स के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जितने भी बायोलॉजिकल जो फिनोमेनन थे इन्होंने मैथमेटिकल फिनोमेनन के रूप में यहाँ पर इंगित कर दिया। मतलब जो बड़े बड़े जो रिकॉर्ड्स थे, जो बायोलॉजिकल या कह सकते हैं फिनोमेनन थे, इन्होंने मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो लोगों ने समझा, या जितने और भी बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि ये क्या है, इन्होंने मैथ का ही प्रयोग कर डाला है। तो इन सब कारणों से इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब बात करते हैं कि आखिर इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस क्यों रहा, तो उनके भी कारण हैं। देखिए, उनका सबसे बड़ा कारण था इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए तो एक बार नहीं बल्कि 1 बार 2 बार 3 बार कई पीढ़ियों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और तब जाकर के जो रिजल्ट पर जो परिणाम मिले वो जाकर के एकदम प्योर हो गए, एकदम प्योर मिले कि हाँ ये होना ही होगा। इसलिए इनके जो रिकॉर्ड्स थे वो सबसे बड़े जिम्मेदार थे इनके सक्सेस होने में। उसके बाद इन्होंने जब मटर के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया तो इन्होंने क्योंकि इसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि एक साथ कई लक्षणों का अध्ययन करते थे, लेकिन इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को देखा कि अगर हम पौधे की लंबाई का अध्ययन कर रहे हैं तो पौधे की लंबाई का ही अध्ययन कई पीढ़ियों तक करेंगे। बीजों के रंग का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो बीजों के रंग का ही अध्ययन कई पीढ़ियों तक करेंगे।
बीजों का आकार का अध्ययन करेंगे तो कई पीढ़ियों तक बीजों की आकार का ही अध्ययन करेंगे। तो ये भी सबसे बड़ा कारण था कि ये सक्सेस हुए। उसके बाद में हम बात करें कि जो इन्होंने ट्रेड्स जो लिए थे, ट्रेड्स कि जैसे बीजों का रंग है, फलियों का आकार है, तो ये भी इन्होंने 7 कैरेक्टर, 7, हमने कहा था मेंडल का जो लकी नंबर था वो 7 था, क्योंकि इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो भी 7 लिए थे। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। जेनेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बता चुके हैं आपको, जिसमें जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है, वेरिएशंस है, जेनेटिक ट्रेड है, जीन है, फैक्टर है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, और जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, और हाइब्रिड विग्योर है। इसके अलावा यहाँ पर मेंडल के बारे में भी आप जान चुके हैं। मेंडल कौन थे, क्या करते थे, ठीक है, इन्होंने कैसे जो है एक्सपेरिमेंट किया और किस पौधे पर किया, ठीक है, और किस प्रकार से कुछ समय तक हिडन रहे, क्या कारण था, लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया, और ये सक्सेस क्यों हुए। तो इतना आप समझने के बाद में अब बारी आ जाती है कि मेंडल के नियम जो है कौन कौन से थे और कितने नियम थे, उन नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेंडल के जो नियम हैं वो हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे।